नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, हमने जो है डेली न्यूज़पेपर से जो करंट अफेयर्स करवाने का क्रम शुरू किया था, तो उसको मैं कल किसी कारणवश नहीं करवा पाया था। तो आज आज जो है, आज यानी कि 30 अक्टूबर को हम कल और आज यानी 29 और 30 अक्टूबर दोनों का करंट अफेयर्स एक साथ करवा दे रहा हूँ, जो न्यूज़पेपर से आता है। ठीक है, तो जनगणना का प्री टेस्ट 10 से 30 नवंबर तक होगा, ये जानकारी दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। जनगणना हम सभी जानते हैं 2027 में होने वाली है। इसका प्री टेस्ट 10 से 30 नवंबर तक प्रदेश की 2 तहसीलों में चलेगा। वो 2 तहसीलें कौन कौन सी हैं? अनूपपुर व मिहींपुरवा और प्रयागराज नगर निगम के 7 वार्डों में। ठीक है, कहाँ कहाँ ये चल रहा है? अनूप शहर व मिहींपुरवा ये 2 तहसीलें हैं और प्रयागराज नगर निगम के 7 वार्डों में ये प्री टेस्ट चलेगा जनगणना का। और जनगणना 2027 में होने वाली है और ये पहली डिजिटल जनगणना होगी। अपने आप में ये डिजिटल जनगणना होगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 जनवरी से यानी 1 जनवरी 2026 से नए जिलों और तहसीलों के गठन पर रोक लग जाएगी। जनगणना प्रावधानों के तहत 1 जनवरी 2026 से प्रदेश में नए जिलों और तहसीलों, नगर निकायों, ग्राम पंचायतों आदि के गठन पर रोक रहेगी। यह रोक कब तक चलेगी? 31 मार्च 2027 तक चलेगी। इस बार जनगणना में आम जनता के लिए स्वगणना का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश स्तर पर राज्य नोडल कार्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये तो जनगणना से रिलेटेड जानकारी हो गई कि जनगणना का प्री टेस्ट 10 से 30 नवंबर तक चल रहा है। 2 तहसीलें शामिल हैं प्रदेश की, अनूप शहर व मिहींपुरवा। तो अनूप शहर और मिहींपुरवा तहसीलें किस ज़िले में हैं, किन किन ज़िलों में हैं, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये पहली डिजिटल जनगणना होगी। 1 जनवरी से नए जिलों और तहसीलों के गठन पर रोक रहेगी। अगली महत्वपूर्ण घटना है कि ट्रंप टैरिफ के जवाब में चीन, आसियान देशों ने एफटीए को दिया विस्तार। ठीक है, तो अभी जो है दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति और ट्रंप की जो मुलाकात होने वाली है, उससे पहले आसियान देशों के साथ जो है चीन की एक बैठक चल रही है। ठीक है, तो उसमें चीन ने मंगलवार को आसियान देशों संघ 2010 से चले आ रहे मुक्त व्यापार समझौते को नया विस्तार दिया है। ठीक है, 2010 से चीन का आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए चल रहा है। इसमें क्या है? इसके तहत नए तरह के उद्योगों के साथ डिजिटल व हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मौके पर चीन के पीएम ली क्विंग, तो यहाँ से हमारे लिए खबर एक निकल के आती है कि चीन के प्रधानमंत्री कौन हैं? ली क्विंग हैं। ली क्विंग ने कहा कि एकता में ही बल है, हमें दुनिया के पुराने जंगल राज की ओर नहीं जाने देना चाहिए, जहां ताकतवर पक्ष कमजोर का शिकार करता है। ठीक है, और इसी क्रम में सिंगापुर के पीएम चर्चा में आए हैं। सिंगापुर के पीएम हैं लॉरेंस बोंग। इनका क्या नाम है? लॉरेंस बोंग। तो देखिए, हम पूरी घटना नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल उसकी चर्चा की जाएगी। इस समझौते से व्यापार बाधाएं दूर होगी, सप्लाई चेन कनेक्टिविटी मजबूत होगी, भविष्य के विकास वाले क्षेत्रों में नए अवसर बनेंगे। चीन ने पूर्व में कहा है कि एफटीए से कृषि, डिजिटल अर्थव्यवस्था व फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में बेहतर बाजार पहुंच शामिल होगी। तो आसियान में 11 देश हैं। ठीक है, तो आसियान में इन 11 सदस्य देशों के साथ चीन का ये 771 अरब डॉलर का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता माना जा रहा है। तो अगर पूछ लिया जाए कि चीन ने आसियान देशों के साथ कुल कितने अरब डॉलर का व्यापार समझौता किया है, तो 771 अरब डॉलर का। ठीक है, आसियान में 11 देश हैं। आसियान बार बार चर्चा में आता है, इसलिए हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आसियान में कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए चीन आसियान देशों के साथ इस तरह के समझौते को और तेज करना चाहता है
बता दें कि आसियान देशों की संयुक्त जीडीपी 3.8 खरब डॉलर की है। ठीक है, समझौते को FTA 3.0 माना जा रहा है और आसियान के बीच नवंबर 2022 में इस पर चर्चा शुरू हुई थी। कब चर्चा शुरू हुई थी? पहली बार नवंबर 2022 में। पहली बार FTA 2010 में अमल में आया था। इस दौरान 235.5 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जो 2024 में बढ़कर 1 खरब डॉलर हो गया है। ठीक है, चीन और आसियान देश मिलकर जो है क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी का हिस्सा है, जो दुनिया की करीब 1/3 आबादी व वैश्विक जीडीपी का लगभग 30% हिस्सा कवर करते हैं। ठीक है, हालांकि आसियान देशों को चीन से डर भी लगता है, क्योंकि चीन जो है पूरे दक्षिण चीन सागर में अपना अधिकार जताता है, पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है। इसी सिलसिले में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता की आलोचना की है। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है और आधिकारिक नक्शे में वह ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को भी शामिल दिखाता है। ठीक है, अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चीन क्या करता है? ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों को भी शामिल कर लेता है। तो इससे आसियान देशों को एक भय भी बना रहता है। तो जब इस घटना को हम पढ़ रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप मैप उठाइए, दक्षिण चीन सागर कहाँ है, इंडोनेशिया कहाँ है, दक्षिण कोरिया कहाँ है, आसियान में जो 11 देश शामिल हैं उनकी स्थिति क्या है, इसको आप ज़रूर देख लीजिए। ऐसे करने से जो है चीज़ें एकदम क्लियर रहती हैं। चलिए, यहाँ विकिपीडिया के मुकाबले के लिए एलन मस्क ने ग्रोकीपीडिया बनाया है। तो विकिपीडिया पे करीब जो है 7.5 लाख से ज़्यादा लेख हैं और इन्होंने कहा है कि इस पे 8.5 से ज़्यादा लेख रहेंगे इनके ग्रोकीपीडिया पे। ठीक है, तो बस इतनी ही जानकारी यहाँ इम्पोर्टेंट है। बाकी जब PDF ग्रुप में दिया जाएगा तो आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। संसद टीवी के नए CEO बन गए हैं अमित खरे। संसद टीवी के CEO अमित खरे बने हैं। इतनी ही जानकारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यही उपराष्ट्रपति के मुख्य सचिव भी हैं। ठीक है, हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं आप कमेंट करके बताइएगा। उनके मुख्य सचिव अमित खरे हैं और ये संसद टीवी के CEO भी बन गए हैं। भारत में पहली बार बनेगा यात्री विमान। इसके लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? रूस के साथ। ठीक है, भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के ओलेग बोमिलगव, यानी कि रूस की जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन कंपनी है और भारत की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, दोनों के बीच समझौता हुआ है और भारत में पहली बार यात्री विमानों का निर्माण किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भारत ने हाल ही में किस देश के सहयोग से भारत में पहली बार यात्री विमानों के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ। कौन सी भारतीय कंपनी करेगी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और रूसी कंपनी कौन होगी? यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन। ठीक है, अगली घटना इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है 257 गीगावाट पहुंच गई है। भारत चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ऐसी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा दी गई है। वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 8वें सत्र को संबोधित कर रहे थे। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व का चौथा देश है। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 257 गीगावाट है। 2014 के मुकाबले 3 गुना अधिक हो गई है। तो ये इतना इसमें इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। उत्तर प्रदेश के इटावा में महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है हासिल की है किस मामले में? कि यहाँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा 3289 सारस पाए जा रहे हैं। ठीक है, सरसई जो वहाँ पे वेटलैंड है सरसई, ठीक है, वो वहीं पे है इटावा में ही। ये वहीं की तस्वीर है, इसको ध्यान रखिएगा। सारसों की 70% आबादी हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, और
भारत के अलावा सारस किस किस देश में पाए जाते हैं? नेपाल में, पाकिस्तान में, चाइना में, म्यांमार में, कंबोडिया में, थाईलैंड, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है। सारस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में दर्ज है। सारस की 6 प्रजातियां हैं। इनमें से 3 प्रजातियां इंडियन सारस क्रेन, डिमोसिल क्रेन और कॉमन क्रेन इटावा में पाई जाती है। यानी सारस की कुल 6 प्रजातियों में से 3 प्रजातियां इटावा में पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार और इटावा के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी डिटेल जानकारी अगर इसमें और पढ़ना है तो PDF इसका हमारे ग्रुप में दे दिया जाएगा। आप हमारे ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। SIR की दूसरी परीक्षा, 12 राज्यों में जो है SIR लागू किया जा रहा है। ठीक है। तो जिन राज्यों में दूसरे चरण में इसको लागू किया जा रहा है वहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये बहुत चर्चा में है। आधार अनिवार्यता को ख़त्म किया गया है। इसमें आधार जो है ना तो जन्म का प्रमाण है ना तो नागरिकता का प्रमाण है। ठीक है। लेकिन आधार को एक निर्वाचन कार्ड बनवाने के लिए, अपना जो है निर्वाचन प्रूफ बनवाने के लिए एक वैध दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जानकारी दी है। ठीक है। तो SIR वाली प्रक्रिया कितने सालों बाद दोबारा शुरू की गई है? 21 साल बाद। पहली बार, मतलब इससे पहले 21 साल पहले SIR की प्रक्रिया या स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? आप हमको कमेंट करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है कि पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। जो अगैती प्रजाति है गन्ना की, उसके लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल अब उसकी कीमत हो जाएगी, और सामान्य प्रजातियों के गन्ने की 390 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी। ठीक है। इससे जो है गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। अगैती प्रजाति के गन्ने 400 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति का गन्ना 390 रुपये प्रति क्विंटल। तो भारत में जो है सबसे अधिक गन्ना क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के ही पास है, ये भी ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र इस सिलसिले में दूसरे स्थान पे है। राफेल की उड़ान भरने वाली जो है राष्ट्रपति, पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। ठीक है। प्रतिभा पाटिल और कलाम ने भी लड़ाकू विमानों ने जो है उड़ान भरी थी, लेकिन वो दोनों लोग राफेल में नहीं गए थे। प्रतिभा पाटिल नवंबर 2009 में उड़ान भरी थी सुखोई M30 में, और APJ अब्दुल कलाम ने जून 2006 में उड़ान भरी थी। उन्होंने भी सुखोई M30 में उड़ान भरी थी, और अंबाला एयरबेस से जो है इन्होंने उड़ान भरी है। और 2 विमानों में उड़ान भरने वाली भी पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। 30 मिनट तक इन्होंने उड़ान भरी, 700 किलोमीटर की रफ्तार रही, 15,000 फीट की ऊंचाई तक जो है राष्ट्रपति महोदया गई थी। तो बस इतना इसमें इम्पोर्टेंट है। तो राफेल की उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। 2 विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है। इसके पहले उन्होंने सुखोई M30 में भी उड़ान भरी थी, तो ये ध्यान रखिएगा। 3 साल तक निवेश नहीं तो भूमि आवंटन रद्द। योगी यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर कोई किसी कंपनी को भूमि आवंटित किया गया उत्तर प्रदेश में और वो 3 साल तक अगर निवेश नहीं करती है प्रदेश में, तो उसका जो है भूमि आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक। तो इतना इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? मोदी शानदार और सख्त नेता, भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द। ट्रंप ने ये बयान दिया है। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग CEO शिखर सम्मेलन चल रहा है। ठीक है। कहाँ चल रहा है? दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग CEO शिखर सम्मेलन। तो वहीं पे जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग CEO शिखर सम्मेलन चल रहा है। ठीक। SIR के बाद 12 राज्यों में मतदान केंद्र बढ़ जाएंगे। कौन कौन से 12 राज्यों में SIR लागू है या लागू किया जा रहा है?
तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, एमपी, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और 1950 एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया निर्वाचन आयोग ने। इस पर भी कॉल करके जो है, जो आपके मतदाता या मतदान कार्ड से रिलेटेड, निर्वाचन कार्ड से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही हैं, आप जानकारी दे सकते हैं। ठीक है। म्यांमार से बचाए 500 लोगों को लाएगा भारत। देखिए, सैन्य छापा जब डाला गया था, साइबर तस्करी के विरोध में सैन्य छापा डाला गया था। ठीक है। तो जब सैन्य छापा डाला गया था तो कुछ भारतीय जो लोग हैं वो 500 के लगभग हैं, वो भागकर थाईलैंड पहुंच गए थे। अब उनको भारत जो है थाईलैंड से वापस लाने की योजना बना रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अमेरिका व सिंगापुर की हिस्सेदारी 1/3 से ज़्यादा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि देश को जो कुल एफडीआई प्राप्त हुआ वो लगभग 68.75 लाख करोड़ का प्राप्त हुआ है 2024-25 में। किसने जानकारी दी है इसकी? आरबीआई ने इसकी जानकारी दी है। ठीक है। सबसे ज़्यादा एफडीआई हमको कहाँ से प्राप्त होता है? 20% के साथ अमेरिका पहले स्थान पे है, सिंगापुर 14.3% के साथ दूसरे पे है, और मॉरिशस 13.3% के साथ तीसरे पे है। उसके बाद ब्रिटेन का स्थान आता है, ब्रिटेन और नीदरलैंड। सबसे अधिक एफडीआई अगर किस क्षेत्र में आ रहा है तो देखा जाए तो विनिर्माण क्षेत्र में आ रहा है। ठीक है। और दूसरे स्थान पर सेवा क्षेत्र है। तो एफडीआई क्या है? एफडीआई क्या है, ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इसको आप गूगल से सर्च करिए, कमेंट करके हमको बताइए, हम नहीं बताएंगे। ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट खबर फिलहाल तो अभी नहीं है। ठीक है। इसको हम पीडीएफ में दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7% भारत की वृद्धि दर रह सकती है, आर्थिक वृद्धि दर। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने बताया है। ठीक है। कि आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित 2025-26 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 7% तक रहने का अनुमान है, ऐसा इन्होंने जानकारी दी है। अभी तक इन्होंने, इससे पहले फरवरी में 6.3% की जानकारी दी थी। तो किसानों को ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि 2.90 करोड़ लाख का 8 वर्षों में रिकॉर्ड भुगतान किया है। 4 गुना वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश के एथेनॉल उत्पादन में। 400 रुपये प्रति क्विंटल अगेती प्रजातियां और 390 रुपये प्रति क्विंटल सामान्य प्रजातियों के लिए है। ठीक है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो गन्ने का है वो उत्तर प्रदेश में हो गया है, ऐसी जानकारी जो है दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक। पहलवान मोनी और जयवीर ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पे? युवा एशियाई खेलों में। युवा एशियाई खेल कहाँ चल रहे हैं? बहरीन में चल रहे हैं। ठीक है। जयवीर सिंह ने जो जीता है वो 55 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है, और मोनी गुर्जर ने जो जीता है वो 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। ठीक। ईयू से व्यापार वार्ता अंतिम चरण में है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 5 लाख मेगावाट के पार पहुंच गई है भारत की। ये एक इम्पोर्टेंट खबर है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का योगदान 50% से भी ज़्यादा हो गया है। ये पहली बार है, ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्र में सौर एनर्जी की हिस्सेदारी 1.27 लाख मेगावाट पहुंच गई है। कितनी? 1.27 लाख मेगावाट। सौर ऊर्जा के बाद जो है दूसरा स्थान किसका आता है? तो दूसरा स्थान पवन ऊर्जा का आता है। ठीक है। डिटेल जानकारी जो पढ़ना है हमने हाईलाइट कर दिया है, आप इसको चाहें तो पीडीएफ दिया जाएगा टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा। निजी कंपनियों से स्पर्धा लायक बनाए जाएंगे पोस्ट ऑफिस, लॉजिस्टिक कंपनी के तौर पर दिखेंगे पोस्ट ऑफिस। राजस्व में इसकी हिस्सेदारी अभी 75% है। ठीक है। 7 राज्यों के 18 पोस्ट ऑफिसों को अलग चरण में बनाया जाएगा हाईटेक, ऐसी जानकारी दी गई है। एआई चिप के निर्माता एनवीडिया $5 ट्रिलियन की कंपनी बनी। ऐसा पहली बार है कि जब कोई एआई चिप निर्माता कंपनी जो है $5 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। तो एनवीडिया कहाँ की कंपनी है, किस देश की कंपनी है, आप हमको बताइएगा।
ठीक है। यूपीआई ट्रांजैक्शन 2025 की पहली छमाही में 35% बढ़ गया है। तो कितने फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है यूपीआई ट्रांजैक्शन में? 35% की, ठीक है। और मुंबई के गोरेगांव में स्थित नेस्को ग्राउंड में इंडिया मैरीटाइम वीक भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? गोरेगांव स्थित नेस्को ग्राउंड में, और प्रधानमंत्री ने इसको संबोधित किया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जापानी पीएम तकाइची मोदी की बातचीत। जापान की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तकाइची बनी है। इनका नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। केवड़िया में एकता परेड 31 अक्टूबर को आयोजित होगा। इसमें माननीय प्रधानमंत्री शामिल होंगे। केवड़िया कहाँ है? गुजरात में है। रोहित पहली बार नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में पहली बार नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इनकी उम्र जो है लगभग 38 साल है। और अब मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ कॉलर, पहले लोग ट्रू कॉलर का यूज करते थे, अब उसका यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको कोई कॉल कर रहा है तो मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ कॉलर का नाम भी दिखेगा। तो ये एक साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए बढ़िया नियम है। ये कब से लागू होगा? 31 मार्च 2026 से, ठीक है। देश भर में 31 मार्च 2026 से यह सुविधा लागू हो जाएगी। यूपी के घरेलू हवाई यात्रियों में 15.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। 60 लाख यात्री यूपी के हवाई अड्डों से इस समय सफ़र करते हैं। 30 यात्रियों में से औसतन 1 यात्री यूपी से सफ़र करता है, ठीक है। पहला निजी वाणिज्यिक रॉकेट जनवरी में लॉन्च किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला निजी वाणिज्यिक रॉकेट जनवरी में लॉन्च किया जाएगा। हैदराबाद स्थित निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस अगले साल जनवरी में देश का पहला निजी वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी में है। यह कदम भारत के तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी का बड़ा संकेतक माना जा रहा है। कंपनी पहले ही नवंबर 2022 में देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुकी है। यह एक सब ऑर्बिटल था, ठीक है। तो पहला निजी वाणिज्यिक रॉकेट जो है जनवरी 2026 में लॉन्च होगा। नवंबर 2022 में विक्रम एस का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था और यह एक सब ऑर्बिटल था, ठीक है। और एक लॉन्च से 44 करोड़ की कमाई होगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाती है। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी जो है इसको लॉन्च करेगी, इसका नाम याद रखिएगा। रूस ने पानी में किया परमाणु क्षमता वाले ड्रोन का परीक्षण। तो अभी ये पूछ लिया जाए हाल ही में किस देश ने पानी में परमाणु क्षमता वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? ड्रोन का तो रूस है, ठीक है। पोसाइडन उसका नाम है, पोसाइडन, ठीक। ईयू से एफटीए जल्द पूरा होने पर बड़े बदलाव संभव। ये भी अभी उतनी इम्पोर्टेंट खबर नहीं हमारे लिए, दे दिया जाएगा आपको, पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक में भाग लिया है, ठीक है। और 700% जो है कार्गो परिवहन और बंदरगाह क्षमता बढ़ी है। तो ये पहले ही आपको बता चुके हैं, 7% की दर से जो है भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। ये भी जानकारी बी अनंत नागेश्वरन ने दी है। ये भी आपको ऊपर बताया जा चुका है कि अंबाला एयरवेज से राष्ट्रपति महोदया ने उड़ान भरी है। अब ये एक बहुत अच्छी जानकारी जो है पेपर वाले अमर उजाला वाले देते हैं, इसको भी देख लीजिए कि ओलो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। 2025 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा? दक्षिण कोरिया कर रहा, जहां ट्रंप साहब बोले हैं, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा सफ़ेद गाल वाला तीतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है। नीचे डोगरी भाषा की बहुत अच्छी जानकारी दी गई है कि यह एक इंडो आर्यन भाषा जो बड़े इंडो यूरोपियन भाषाई परिवार से जुड़ी हुई है। चर्चा में क्यों है? कि पिछले कुछ सालों में इस भाषा के घटते इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ गई है।
इसका संबंध अमीर खुसरो से है या मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में बोली जाती है। इसका पहला उल्लेख 1317 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो की रचना नूह सिपीहर में मिलता है। किसमें? नूह सिपीहर में। और इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यानी संस्कृत से हुई है। यह पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जैसे चरणों से गुजरते हुए लगभग 10वीं शताब्दी में आधुनिक रूप में विकसित हुई। इसकी ध्वनि संरचना का सौरसैनी प्राकृत से गहरा संबंध है। तो सौरसैनी एक प्राकृत भाषा है, उससे इसकी ध्वनि संरचना का गहरा संबंध है। ये डोगरी भाषा की लिपि है। ठीक है, तो ये डोगरी भाषा के विषय में कुछ जानकारी है। ये भारत के जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं, उसमें कौन कौन सी भाषाएं, उसमें डोगरी शामिल है कि नहीं है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। आसियान +1 देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होने वाला है कुआलालंपुर में 31 अक्टूबर को, और इसमें हमारे रक्षा मंत्री महोदय भाग ले रहे हैं। ठीक है, आसियान +1 देशों का रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन। तो आसियान में कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं कि 11 देश हैं? आसियान में 11 देश हैं। ठीक है, तो 11 देश ये रहेंगे, +1 भारत रहेगा। तो आसियान +1 जो है देशों का जो सम्मेलन होगा, आसियान +1 देशों के रक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन होगा कुआलालंपुर में 31 अक्टूबर को, इसमें रक्षा मंत्री भाग लेंगे। तो आसियान देश बार बार चर्चा में आ रहे हैं, बार बार आते हैं, इनको मैप में भी देख लीजिए और कौन कौन से देश आसियान में शामिल हैं ये भी पढ़ लीजिए। ये ऊपर बताया ही जा चुका है कि पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 5 लाख मेगावाट के पार पहुंच गई है। ठीक है, एक तूफान आया है जमैका और क्यूबा में, तो इस तूफान का नाम याद कर लीजिए, मेलिसा तूफान इसका नाम है। क्या नाम? मेलिसा तूफान, मेलिसा। और भारत में भी एक तूफान आया है। अब भारत में जो तूफान आया वो पूर्वी तट पे आया है, पश्चिमी तट पे आया है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, भारत ने 2 दशक की तैनाती के बाद ताजिकिस्तान एयरबेस को खाली कर दिया है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में 2 दशक की तैनाती के बाद भारत ने किस एयरबेस को खाली किया है? तो ताजिकिस्तान एयरबेस को। देश के हर 30 में से एक हवाई यात्री यूपी से यात्रा कर रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा हवाई यात्रा जो है वाराणसी से हो रही 40 लाख। ठीक है, उसके बाद फिर अयोध्या है 11 लाख, उसके बाद प्रयागराज है 10.77 लाख। तो ये जो है एक डाटा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा हवाई यात्री कहाँ से यात्रा करते हैं? वाराणसी से। कार्गो में 19% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज की गई उत्तर प्रदेश में। तो ये कुछ डाटा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब डाटा डीप में जाके पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। रूसी कंपनियां डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करेंगी। ठीक है, तो ये एक जानकारी मिली है। तो ये आज का करंट अफेयर्स था न्यूज़पेपर से रिलेटेड। इसको हम आज देर रात तक PDF फॉर्म में ऐसे जैसे है डाल देंगे अपने ग्रुप में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और हमारा ये इनिशिएटिव डेली न्यूज़पेपर से करंट वाला कैसा लग रहा है आप हमको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।